सजाई, सबको बुलाया। सूरज था, चांद था, सितारे थे, सारे ग्रहों के नजारे थे। सब कुछ था, लेकिन स्वर्ग को मानो कुछ खटक रहा था। उसे किसी का इंतजार था। उसका रतन उसके पास नहीं था। लेकिन आज स्वर्ग की दुनिया संवर गई होगी, क्योंकि धरती का रतन यहां से चला गया। रतन टाटा का जाना पैसे और परोपकार का प्रकृति में विलीन हो जाना है। 86 साल की उम्र में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। उस रतन टाटा का जिनकी जिंदगी का एक कोना हमेशा किसी के लिए अधूरा रहा। वो कौन थी, ये हम आपको बताएंगे। आज हमारे बीच वो रतन टाटा नहीं है जिन्होंने पैसों के बीच कैसे रिश्तों के टूटन की चुभन अपने दिल में महसूस की थी, ये भी हम आपको बताएंगे। आज हम रतन टाटा के अंदर छुपी उस जिद्दी शख्सियत के बारे में भी बताएंगे जो नाकामी की कब्र पर अपनी जिद से कामयाबी की इमारत बना देती है। और ये भी बताएंगे कि 1962 के भारत चीन युद्ध में जब भारत के लोगों का दिल चीन के धोखे के कारण टूटा था, उसी युद्ध के बीच कैसे रतन टाटा का दिल भी टूटा था। कैसे भारत चीन युद्ध के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। कुछ दिनों पहले ही रतन टाटा का ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था और सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार की रात उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुनिया में उद्योगपति तो बहुत हैं, लेकिन मानवता की सेवा को उद्योग बनाने वाला रतन अब नहीं दिखेगा। शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करके सामान्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर उनका जोर था। हर प्यासे को पीने का साफ पानी मिले, ऐसी बुनियादी सुविधाओं पर उनका जोर था। छात्रों को स्कॉलरशिप मिले, इस पर उनका जोर था। इन सारे समाजसेवी जतनों के बावजूद वो कारोबार की दुनिया के एक कामयाब खिलाड़ी थे। वो कहते हैं ना कि दिल पर लगी तो बात बनी। दिल पर लग जाने को कैसे कामयाबी में बदला जाता है, ये रतन टाटा को मालूम था। रतन टाटा ने 1998 में टाटा मोटर्स की कार इंडिका लॉन्च की। ये कार भारत में बनने वाली पहली स्वदेशी कार थी। इसे लेकर रतन टाटा को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कामयाबी मिलना तो दूर, कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चली गई। तब टाटा मोटर्स ने तय किया कि वो कार का कारोबार समेट लेगा, इसलिए कार सेक्शन को बेचने का फैसला लिया गया। इसके लिए तब दुनिया भर में मशहूर अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक फोर्ड के साथ डील करने की बात आई। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ रतन टाटा की मीटिंग तय हुई, लेकिन मीटिंग में फोर्ड बड़बोलापन दिखाने लगे। वो न्यूनतम तमीज भी भूल गए। उन्होंने टाटा से कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों खोला जब आपको इसका अनुभव था और ना ही ज्ञान था। बात यहीं तक होती तो शायद बात बन भी जाती, लेकिन फोर्ड ने आगे कहा कि ये डील करके वो टाटा पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कार प्रोडक्शन का धंधा कतई नहीं समेटेंगे। उन्होंने नए तरीके से काम शुरू किया। कार सेक्शन फायदे में आने लगा। 10 साल बाद 2008 आते आते जब वैश्विक मंदी का दौर आया, तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश अमेरिका था और उस अमेरिका में भी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियों में शामिल थी फोर्ड। फोर्ड दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गई। अब बाजी पलट चुकी थी। जो फोर्ड 10 साल पहले रतन टाटा पर एहसान करने की बात कर रहे थे, उसी फोर्ड के दो सबसे प्रमुख ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को टाटा ने खरीद लिया। टाटा ने इसके लिए तब 2.3 अरब डॉलर की रकम झोंकी थी। ये स्वाभिमान के लिए जिद की कहानी थी, तो एक कहानी उनकी संवेदनशीलता की भी है। नैनो कार का कॉन्सेप्ट रतन टाटा के दिमाग में क्यों आया, इसकी एक बेहद भावुक कहानी है। एक दफा मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। रतन टाटा ने दोपहिए पर एक परिवार के 4 लोगों को भीगते हुए देखा। उनके जहन में एक बात कौन थी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई कार 1 लाख रुपए में मिल जाए तो ऐसे किसी परिवार को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। इस सोच ने उन्हें नैनो कार बनाने की प्रेरणा दी। हालांकि उस कार को बनाने में उन्हें पश्चिम बंगाल में काफी पापड़ बेलने पड़े थे और आखिरकार अपनी यूनिट वहां से उठाकर उन्हें गुजरात ले जाना पड़ा था। लेकिन 2008 में ही इस नैनो को लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट इंजीनियरों के सामने टाटा ने रखा। कार बनी जो भारतीय कार इतिहास की सबसे सस्ती कारों में शुमार होती है। लेकिन ये कार ज्यादा चली नहीं और लोगों को भी खास पसंद नहीं आई, जिसके कारण कुछ साल बाद इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। लेकिन कार बंद हुई, इससे रतन टाटा की वो सूक्ष्म दृष्टि कमतर नहीं पड़ी जो उनके संघर्षों और मानसिक बेचैनियों से गुजर कर निकली थी।
फिल्म थ्री इडियट्स की कहानी तो आप सबको पता है। बेहद कामयाब फिल्म, बेहद उद्देश्य वाली फिल्म, एक अच्छा संदेश देने वाली फिल्म। उस फिल्म का थीम यही था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। और संदेश ये था कि अभिभावकों को बच्चों को वही करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। रतन टाटा का अपने पिता से कई मसलों पर मतभेद रहा। एक इंटरव्यू में खुद रतन टाटा ने कहा था कि वो वायलिन बजाना सीखना चाहते थे, लेकिन पिता चाहते थे कि वो पियानो सीखें। उसी तरह पढ़ाई के मामले में रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता नवल टाटा की जिद थी कि उन्हें इंजीनियर बनना चाहिए। और उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रतन टाटा अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि रतन इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई करें। पिता के साथ रिश्तों का ये अंतर्द्वंद बचपन में उनके टूटे संबंधों के कारण भी आया। रतन टाटा का बचपन बहुत खुशहाल था। बचपन की स्मृतियां अच्छी थीं, परवरिश भी अच्छी ही होती, लेकिन जिंदगी की फिल्म भी किसी मुंबईया फिल्म से कम पेचीदा नहीं होती। जैसे जैसे रतन टाटा और उनके भाई बड़े हो रहे थे, वो परिवार में माता पिता के बीच तनाव को देख रहे थे। वो तनाव तलाक में बदल गया। माता पिता के अलगाव का रतन टाटा पर बहुत असर पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही कहा था कि उन दोनों तलाक आज की तरह सामान्य बात नहीं थी, इसलिए माता पिता के अलगाव से मिले मानसिक तनाव से निकलना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहां कारवां रास्ता भूल जाता है, वहीं से मंजिल तक जाने वाला रास्ता भी निकलता है। माता पिता का कारवां बिखरा, लेकिन रतन टाटा के दिलो दिमाग में कुछ कर गुजरने की तमन्ना का कारवां आगे बढ़ता गया, तो उनकी दादी के कारण। जब स्कूल के बच्चे रतन टाटा को उनकी मां को लेकर बातें बनाते थे और फप्तियां कसते थे, तब दादी ने उन्हें संभाला और समझाया कि कैसे शांत रहा जाता है और कैसे अपने सम्मान और गरिमा को कायम रखा जाता है। दादी से जिंदगी के कारवां को आगे बढ़ाने का मिला संबल रतन टाटा को अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ले गया, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उस कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन बाद में आर्किटेक्चर की डिग्री ली। कुछ नया बनाने का ख्वाब शायद उनमें उसी आर्किटेक्चर की पढ़ाई से ही आया हो। बाद में लॉस एंजलिस में उन्हें नौकरी मिल गई। रतन टाटा के लिए वो दौर जिंदगी का फिर से एक खूबसूरत दौर था। एक अच्छी नौकरी, अपने मन माफिक काम करने की आजादी और अपने पास एक गाड़ी। जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी कि किसी ने उनके दिल पर दस्तक दे दी। अपने काम से काम रखने वाले और बहुत हद तक अंतर्मुखी और शर्मीले स्वभाव के रतन टाटा को एक लड़की से प्यार हो गया। रतन टाटा उस लड़की से शादी करना चाहते थे। ये 1962 की बात है। लॉस एंजलिस के खूबसूरत नजारों के बीच ही 24 साल के रतन टाटा ने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसी दौरान रतन टाटा की दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और दादी के लिए रतन टाटा के दिल में कैसी जगह थी, ये आप पहले ही जान चुके हैं। She was at that time getting quite old, and I'd been very close to her. My mother and father had divorced when we were my brother and I were quite young, and she brought us up. So I was quite close to her, and she wanted me back, and so I came back for her, or I would not have come. रतन टाटा को उम्मीद थी कि वो हिंदुस्तान जाएंगे तो लड़की भी उनके साथ शादी के लिए जरूर आ जाएगी, लेकिन तभी भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। लड़की के माता पिता ने लड़की को भारत नहीं भेजा, जिसके कारण वो रिश्ता टूट गया। फिर तो रतन टाटा ने शादी ही नहीं की। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ। उसमें एक बहुत जाना पहचाना नाम था सिमी ग्रेवाल का। सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा को परफेक्ट जेंटलमैन कहा था, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी था और विनम्रता भी। लेकिन सिमी के साथ भी रतन की दोस्ती शादी की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई। You set the highest standards of integrity that I've ever seen in anyone in the manner in which you've conducted yourself. And I think those very same words apply to you. आम इंसान की तरह रतन टाटा भी कई बार तन्हाइयों में खोए। कई बार अकेलापन उन्हें भी काटने को दौड़ता, लेकिन उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया। There are many times I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. 1991 में GRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व किया। तब उनकी उम्र 65 साल हो गई थी। उन्होंने टाटा को नमक से लेकर ट्रक और ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाया। लेकिन दौलत और शोहरत के शिखर पर होने के बावजूद रतन टाटा यही मानते रहे कि पैसा और पावर उनके लिए जीवन का बहुत मामूली हिस्सा है। उनके चले जाने के बाद ये दुनिया रतन टाटा के इस फलसफे को बहुत शिद्दत से याद कर रही है, आगे भी करेगी।
रतन टाटा की दूरदर्शिता, परिश्रमी उद्यमी सोच और परोपकार की प्रवृत्ति वाली स्मृतियों को बोले भारत की सादर श्रद्धांजलि। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।